Hello friends, welcome back to your own channel Pharma Gyan. My name is Harsh Sahu and today the topic of my presentation is biphasic liquid preparations or biphasic liquid dosage form, in which we will cover suspensions and emulsions. इससे पहले के वीडियोस में हमने मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के दोनों टाइप्स डिस्कस कर लिए थे। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहें तो फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सस्पेंशंस क्या होते हैं। What are suspensions? These are the mixtures in which insoluble particles are suspended in a liquid or gas. Suspensions हमारे ऐसे mixtures होते हैं जिसमें जो particles हैं वो किसी liquid या गैस में solubilize ना होकर उसमें suspended रहते हैं, which means we can say that a suspension is formed only when solid particles does not dissolve in liquid. अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होगा, सिर्फ ऐसी कंडीशन में ही कोई सस्पेंशन का फॉर्मेशन हो सकता है मीन्स ज़रूरी नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है। पर अगर डिज़ोल्व हो जाएगा उस केस में नहीं, क्योंकि तब वो एक सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर बात करते हैं फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन की। तो इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कोर्स ग्रेड के होते हैं, विच मीन्स कि उनका साइज़ 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। इसमें जो हमारा इंटरनल फेज़ होता है, यानी कि थेराप्यूटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो एक्सटर्नल फेज़ में यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होता है। इसके आगे बात करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स की। तो ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड मीडिया में सस्पेंड रखने का काम करते हैं। उन्हें एक दूसरे के पास नहीं आने देते और डिस्पर्शन मीडिया को विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि पार्टिकल्स की सेटल डाउन होने की स्पीड स्लो हो सके। ओरल प्रिपरेशंस में सस्पेंडिंग एजेंट को सेलेक्ट करने के दौरान इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि कहीं हमारे स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट उस सस्पेंशन की फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज तो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो ड्रग है उसके रिलीज़ रेट में कोई फ़र्क आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर यहाँ सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, जैसे कि सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी से सेटल डाउन नहीं होने चाहिए, और जब सेटल डाउन हो तो किसी तरीके का कोई हार्ड केक फॉर्म नहीं करना चाहिए। मीन्स जब हम उस सस्पेंशन को सेक करें तो वापस से पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाएं। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि प्रोडक्ट इतना विस्कस होना चाहिए ताकि पेशेंट यूनिफॉर्म डोज ले सके, और इतना ज़्यादा विस्कस भी नहीं होना चाहिए कि उसे पोर करने में या इंजेक्ट करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए। अब बात करते हैं सस्पेंशंस के फॉर्मुलेशन के बारे में। तो एक अच्छे फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन को प्रिपेयर करने में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है कंट्रोल पार्टिकल साइज, मीन्स जो इंग्रेडिएंट्स उनको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना और स्मॉल स्केल लैबोरेटरीज में इन्हें मोर्टार पेसल की हेल्प से ग्राइंड किया जाता है। दूसरा ये कि सस्पेंडिंग एजेंट्स या विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स का यूज़ करके व्हीकल की विस्कोसिटी बढ़ाई जाती है। तीसरा ये कि इसमें कोई सरफेक्टेंट या वेटिंग एजेंट मिलाते हैं जिससे इसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है और ये साइट ऑफ एप्लीकेशन पर एडहेयर होकर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन प्रोवाइड करते हैं।
फिर आते हैं इमल्शन। इमल्शन एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होता है और इसमें कम से कम 2 इम्मिसिबल लिक्विड फेज होते हैं, जिसमें से एक लिक्विड फेज दूसरे लिक्विड फेज में ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में डिस्पर्स्ड होते हैं। और ये पूरा जो हमारा सिस्टम है वो किसी तीसरे सब्सटेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है, जिसे हम इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ इमल्शन की, तो बेसिकली 2 टाइप्स के इमल्शन होते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन। वैसे तो ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इन वाटर, ये भी 2 टाइप्स के इमल्शन और होते हैं, पर चूँकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं तो हमें अपने सिलेबस से स्टिक होकर रहना चाहिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए। तो पहला देखते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन, जिसमें कि ऑयल ग्लोब्यूल्स वाटर में डिस्पर्स्ड होते हैं। इसमें जो ऑयल ड्रॉपलेट हैं वो डिस्पर्स्ड फेज या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस फेज या हम कह सकते हैं इंटरनल फेज में होते हैं। मीन्स इन्हें डिस्पर्स्ड या डिसकॉन्टिन्यूअस या इंटरनल फेज कहा जाता है। और जो हमारा वाटर होता है उसे डिस्पर्सन मीडियम, कॉन्टिन्यूअस फेज या फिर एक्सटर्नल फेज कहा जाता है। सेकेंड है वाटर इन ऑयल इमल्शन, जिसमें कि वाटर ड्रॉपलेट्स ऑयल में डिस्पर्स्ड होते हैं। इसमें जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट होता है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज या डिसकॉन्टिन्यूअस या फिर इंटरनल फेज कहते हैं। और जो हमारा ऑयल होता है उसे डिस्पर्शन मीडियम, कॉन्टिन्यूअस फेज या एक्सटर्नल फेज बोला जाता है। सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, अगर इसमें हम देखें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में दिया हुआ है जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट को चूज़ करते समय हमें ध्यान रखने होंगे। फर्स्ट इज़ शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि हमें अपने इमल्शन की शेल्फ लाइफ कितनी रखनी है, फिर किस तरह का इमल्शन प्रिपेयर करना है, और जो इमल्सिफायर हम यूज़ करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। मीन्स वो अफोर्डेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा इमल्सिफायर कॉस्टलियर होगा तो हमारे प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर वो ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इमल्सिफायर अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। मीन्स वो किसी दूसरे इंग्रेडिएंट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। नॉन टॉक्सिक इन नेचर होना चाहिए। साथ ही साथ उसका टेस्ट भी फेवरेबल या कह सकते हैं कि प्लेजेंट होना चाहिए। लास्ट ये कि केमिकली स्टेबल होना चाहिए। ऐसे ओपन एयर के कांटेक्ट में आने पर या व्हीकल में ऐड करने के बाद किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं शो करना चाहिए। एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करके बिटर और अनप्लेजेंट टेस्ट को मास्क कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। ये इकोनॉमिकल या हम कह सकते हैं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, जिन्हें प्रिपेयर करने में ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं आता। इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी मीन्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ड्रग is able to produce an active effect in the body. Also used for sustained released medication by encapsulating the drug within a polymer, and then it is formulated as a suspension using tragacanth as a suspending agent. It is also used as a nutritional supplement like DHA emulsion, which is essential for the growth and functional development of the brain in infants. Apart from this, intravenous emulsions of contrast media have been developed to assist in diagnosis of various diseases, and they are used to formulate externally used products like lotions, creams, etc. So, this brings me to the end of my presentation. Till now, I hope I am clear on these 2 points. Thank you all for watching this video.